गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे महिलाओं के प्रति हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यानी महिलाओं के प्रति क्या क्या अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, शिशु कन्या हत्या है, परिवार में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा अल्प आयु में विवाह, बलात्कार, छेड़छाड़ व मारपीट, आत्महत्या के लिए उकसाना, घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्याकरण इत्यादि। ये सभी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार और अन्याय है, जिसे हम महिलाओं के प्रति हिंसा कहते हैं। जैसा कि हमारा इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। हमारे देश में बहुत सी ऐसी अनेक स्त्रियां हुई हैं, जैसे गार्गी है, मैत्री है, दत्तात्री है, जिनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। परंतु मध्यकाल में नारी की परिस्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वह घर की चार दीवारी में कैद थी। परिवार का संपूर्ण ढांचा आदमी के वर्चस्व और नारी की निर्भरता पर आधारित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी महिलाएं समानता के अधिकार से वंचित हैं और अनेक से महिलाओं के प्रति अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। जैसा कि विभिन्न युगों में नारियों की स्थिति उठती और गिरती हुई नजर आई है, लेकिन इतना तो जरूर कहना होगा कि भारत में सैद्धांतिक रूप में आज भी और हमेशा से ही नारी की मर्यादा है और उनका आदर हुआ है। कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान और मर्यादा वही है जो पुरुष की है, न कम और न अधिक। हिंदू आदर्श के अनुसार स्त्रियां अर्धांगिनी कही गई है। हिंदू समाज में मातृत्व का आदर है। सर्वनियंता भगवान की शक्तियों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली आदि नारी रूपों में ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार नारी शक्ति धन और ज्ञान का प्रतीक मानी गई है। वह हमारी राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है। अपने देश को हम भारत माता कहकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैसा कि मनुस्मृति का एक प्रख्यात श्लोक नारी की वास्तविक महिमा व महत्व का वर्णन करता है। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। और मूर्धन्य कवि स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। परंतु यह सब होते हुए भी व्यवहारिक रूप में भारत में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में उठती और गिरती रही हैं। अतः इस संबंध में आगे और कुछ भी अध्ययन करने से पूर्व सबसे पहले हम विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति व स्थान, पोजीशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट एज। विभिन्न युगों में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित है। जैसा कि पहला में है वैदिक युग, दूसरा में है उत्तर वैदिक काल, तीसरा में है मध्यकालीन युग और चौथा में है आधुनिक युग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक युग। वैदिक युग संभवतः वैदिक युग हिंदू समाज का स्वर्ण युग था। इस युग में स्त्रियों की स्थिति न केवल अच्छी थी बल्कि अत्यंत उन्नत थी। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्म विकास
शिक्षा, विवाह, संपत्ति आदि के संबंध में पराया पुरुषों के समान थे। पत्नी के रूप में तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। कहा जाता है कि घर में उसे रानी की तरह रहने का आशीर्वाद दिया जाता था। ऋग्वेद के अनुसार पत्नी ही घर है। महाभारत के कथनानुसार घर घर नहीं यदि उस घर में पत्नी नहीं। गृहिणीहीन घर जंगल के समान होता है, ऐसा लोग कहा करते थे। पूर्व मीमांसा का मत है कि पति पत्नी दोनों संपत्ति के स्वामी होते हैं, अतः उन्हें संयुक्त रूप से यज्ञ करना चाहिए। यह पत्नी व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। तो आइए हम देखते हैं और इसमें क्या क्या से महिलाओं को सुख संपत्ति प्राप्त थे। तो वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल मिलाप और शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रतिबंध था। उस समय बहुपत्नी विवाह अवश्य प्रचलित था, परंतु स्त्रियों को आदर से रखा जाता था। विधवाओं के पूर्ण विवाह के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था। विधवा अपने देवर या अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। वह सती भी हो सकती थी तथा सती प्रथा का विशेष प्रचलन न था। वे अपने इच्छा अनुसार जो उसको अच्छा लगता था वह करती थी। दूसरा में है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वैदिक युग में स्त्रियों की जो ऊंची स्थिति थी वह अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। धर्मसूत्र में बाल विवाह का निर्देश दिया गया, जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुंची और उनकी शिक्षा मामूली स्तर पर आ गई, चूँकि उन्हें पढ़ने लिखने के अवसर प्राप्त न थे। इस प्रकार वेदों का ज्ञान असंभव हो गया। उनके लिए धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गई। उनका प्रमुख कर्तव्य पति का आज्ञा पालन हो गया। विवाह स्त्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। विधवा विवाह पर निषेध जारी किया गया। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैदिक युग की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति नीची थी। स्मृति युग में स्त्रियों की स्थिति और भी गिर गई। उनका जो कुछ भी सम्मान इस युग में होता था वह केवल माता के रूप में होता था, न कि पत्नी के रूप में। इस युग में विवाह की आयु घटाकर 12-13 वर्ष कर दी गई। विवाह की आयु घटने से शिक्षा न के बराबर हो गई। इस युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों को प्रायः छीन लिया गया। तीसरा में है मध्यकालीन युग। इस युग में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गई। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म की रक्षा और स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए स्त्रियों के संबंध में नियमों को और भी कठोर बना दिया। ऊंची जातियों में स्त्री शिक्षा प्रायः समाप्त हो गई। पर्दा प्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला। लड़कियों की विवाह की आयु घटकर 8 से 9 वर्ष रह गई। इसके फलस्वरूप बचपन से ही उसके ऊपर घर गृहस्थी का भार लद गया। गृहस्थी ही उनके समस्त कर्मों और आशाओं का एकमात्र केंद्र बन गई। विधवाओं का पुनर्विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सती प्रथा तो इस समय चरम सीमा पर पहुंच गई। संक्षेप में स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने के लिए इस युग में विधवाओं ने उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अधीन कर दिया गया और उनके समस्त अधिकारों एवं स्वतंत्रता को छीन लिया गया। इसी तरह से उन्हें बहुत से अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो अब हम पढ़ते हैं आधुनिक युग। आधुनिक युग जो अभी वर्तमान में मेरा चल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्यकालीन युग में जो स्त्रियां की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी, पर आधुनिक युग में भी उनकी नियोक्ताएं बहुत कम नहीं हुई, अर्थात उनकी स्थिति अधिक नहीं सुधरी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय समाज में स्त्रियां जिन नियोक्ताओं का शिकार थी उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। जैसे उन लोग को भारत में काफ़ी समय से स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा। इस देश में शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही अवश्य समझी जाती।
अगर नारी शिक्षा प्राप्त करना भी चाहती थी तो उसे कहा जाता था कि तुम कौन सा नौकरी करेगी, ऐसा कह करके उसे शिक्षा देने मनाही कर दिया जाता था। नौकरी की बात आई तो उसे घर से बाहर न निकलना था, न उसे नौकरी करना था। इसी तरह से उनको अनेक सामाजिक निरंतरताएं से ग्रसित होना पड़ा। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब नारियों को समानता का अधिकार निकला और वे अपने अपने अधिकार को सुचारू रूप से आगे किया। और जैसा कि अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि नारी अभी विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रूप से वह अपने कार्यों में लगी हुई है। आज हम जिस क्षेत्र में देखते हैं उस क्षेत्र में अधिक से अधिक नारी की संख्या देखने को मिलती है, चाहे वह बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, गांव की मुखिया हो, देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यानी विभिन्न क्षेत्रों में नारी है सो अपना अधिकार के साथ साथ वह कार्य कर रही है। यहाँ तक कि नारी एरोप्लेन से लेकर अपने देश पर मर मिटने का भी कार्य कर रही है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।